नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज एक नई श्रृंखला का प्रारंभ किया जा रहा है। इस श्रृंखला के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व में जो समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की परीक्षा आयोजित कराई गई है, उसके प्रश्न पत्र को एक विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। जब आप पूर्व में आए हुए प्रश्नों को एक विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट करते हैं तो आप परीक्षा के पैटर्न को समझते हैं। साथ ही साथ आयोग द्वारा प्री और मेंस में जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको रिपीट कर दिया जाता है। इस दृष्टिकोण से भी ये श्रृंखला महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जब आप प्रश्नों को एक विस्तृत व्याख्या के साथ 360 डिग्री में कंप्लीट करते हैं तो आगामी आने वाली परीक्षाओं के प्रश्नों को भी आप कवर कर लेते हैं। इन सभी दृष्टिकोण से ये श्रृंखला अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम 2021 की प्री में पूछे गए सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र को कंप्लीट कराएंगे। यदि हम हिंदी के सिलेबस की बात करें तो हिंदी के सिलेबस में 6 टॉपिक निर्धारित हैं। प्रत्येक टॉपिक से 10 प्रश्न आते हैं, 10 नंबर के होते हैं। इस प्रकार जो कुल प्रश्न बनते हैं हिंदी विषय से वो 60 अंक के कुल प्रश्न बनते हैं। यदि हम बात करें उन टॉपिक की तो इसमें विलोम शब्द हैं जिसे 10 प्रश्न 10 अंक के, तद्भव तत्सम है 10 प्रश्न 10 अंक के, पर्यायवाची शब्द हैं 10 प्रश्न 10 अंक के, विशेषण विशेष 10 प्रश्न 10 अंक के, वाक्यांश के लिए एक शब्द ये 10 प्रश्न 10 अंक के, और वर्तनी शुद्धि इससे भी 10 प्रश्न 10 अंक के होते हैं। इस प्रकार आपसे कुल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 अंक के। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? यहाँ पर नैसर्गिक का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप ये जानिए कि नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक का विलोम क्या होता है? कृत्रिम। इसलिए प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी, नैसर्गिक का जो विलोम है वो कृत्रिम होगा। यदि हम अन्य शब्द के विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द को देखें अर्थात विलोम शब्द को देखें तो अनुर्वर का जो विलोम है वो उर्वर होगा, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होगा, वृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि, और सकाम का विलोम होगा निष्काम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि एक की वर्तनी शुद्ध है, यानी 4 विकल्पों में कोई एक ऐसा शब्द है जो वर्तनी के दृष्टिकोण से शुद्ध है, आपको उसका पता लगाना है। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, आधिकारिक होता है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा विकल्प बी, आधिकारिक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि वह कवि जो तत्काल कविता करे, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपका सही जवाब होगा आशु कवि, यानी प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा विकल्प डी, यानी आशु कवि किसे कहा जाता है? उस कवि को जो तत्काल कविता करे। यदि हम अन्य वाक्यांशों को देखें तो इसमें पहला दिया है जो पुस्तकों की समीक्षा करता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको कहते हैं समीक्षक। इसी प्रकार जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी हो, उसके लिए एक शब्द होता है कुशाग्र बुद्धि। यानी अगर आप कुशाग्र बुद्धि को ब्रेक करके उसका अर्थ देखें तो कुशाग्र का मतलब क्या हो गया? कुश का अग्रभाग। उसके समान जिसकी बुद्धि हो उसको कहा जाता है कुशाग्र बुद्धि। अगला वाक्यांश देखिए, जो किसी की ओर से है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा प्रतिनिधि। आपने कई बार समाचार पत्रों में सुना और पढ़ा भी होगा, कहा जाता है कि भारत का प्रतिनिधि मंडल अमुक देश की यात्रा पर है, यानी भारत की ओर से जो लोग गए हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4 पूछा जा रहा है कि इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। वसुधा शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है भूमि से। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा विकल्प ए, विपुला। ठीक है, यानी वसुधा का पर्यायवाची क्या है? विपुला। वसुधा अर्थात भूमि के अन्य पर्यायवाची को अगर आप देखेंगे तो भू होगा, इला होगा, भूमि होगा, धरती होगा, धरित्री होगा, धरणी, वसुंधरा, ये सभी क्या है? वसुधा अर्थात भूमि के अन्य पर्यायवाची। और यहां प्रश्न संख्या 4 का जो सही पर्यायवाची है वो है विपुला। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 को देखिए, पूछ रहा है कि करपट का जो तद्भव रूप है वो क्या होगा? यहां पर एक बात आपको समझना होगा कि ये जो तत्सम और जो तद्भव है ये क्या होता है? तो याद रखिएगा, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। जब संस्कृत के किसी शब्द को हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है तो उसे कहा जाता है तत्सम शब्द, और उसका जो हिंदी रूप है उसको कहा जाता है तद्भव रूप। यहां जो करपट शब्द है ये तत्सम शब्द है, यानी ये संस्कृत का शब्द है, हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग हुआ है, इसके तद्भव रूप को पूछा जा रहा है। तो आपका सही जवाब होगा कपड़ा, यानी प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब होगा विकल्प डी, कपड़ा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण क्या है? तो यहां पर विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले आपको यह समझना आवश्यक है कि विशेषण किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा वो शब्द या वो पद
जो किसी की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे। यहां प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा विकल्प सी, यानी जो खेलना शब्द से बना विशेषण है वो है खिलाड़ी, यानी प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा विकल्प सी। यहां पर विशेषण के कई प्रकार की चर्चा की गई है, इसको भी देख लीजिए। इसमें पहला प्रकार दिया गया है सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, यानी जब किसी सर्वनाम के शब्द को किसी की विशेषता के तौर पर प्रयोग किया जाता है तो उसे कहा जाता है सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह, वह, कोई, ऐसा, जैसा। ठीक है। अगला है गुणवाचक विशेषण, यानी वो विशेषण पद जो किसी पदार्थ, वस्तु या विचार या स्थान के भौतिक गुणधर्म को प्रकट करे उसे कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। ठीक है। जैसे इसको कई आधार पर आप कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें रंग के आधार पर किसी के गुण को बताना, तो जैसे आप कह सकते हैं गोरा, काला, लाल, हरा। इसी प्रकार से रूप के आधार पर अगर किसी के गुण को बताना हो तो स्थूल, सूक्ष्म, छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा। ये जो गुण बताया जाता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। यदि हम आकार और आकृति के आधार पर देखें तो आप कहते हैं त्रिभुजाकार, पंचभुजाकार। ठीक है। अगर काल के आधार पर किसी का गुण बताना हो तो अतीत, वर्तमान, भविष्य। स्थान के आधार पर बताना हो तो आप कहते हैं यहाँ, वहाँ, या आप कहते हैं बनारसी, इलाहाबादी। ठीक है। अगर किसी की दशा के आधार पर आपको गुण बताना हो तो आप कहते हैं खराब, अच्छा या मध्यम। ठीक है। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? गुणवाचक विशेषण के। अगला है संख्यावाचक विशेषण। वो विशेषण पद जो किसी संख्या का बोध कराए तो उसे कहा जाता है संख्यावाचक विशेषण। यहां जो उदाहरण दिया गया है 4, कुछ, 30, सब, तीनों, चारों, ये सभी संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। यहां पर आपको एक बात और समझनी होगी कि ये जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं इनके कई प्रकार होते हैं, और ये जो उदाहरण है ये सभी प्रकारों से लिए गए हैं। इसमें अगर पहले प्रकार की बात करें तो ये होता है गणनावाचक विशेषण। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें गणना किए जाने के लिए अंक के रूप में विशेषण का प्रयोग होता है, इसे कहा जाता है गणनावाचक। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है पूर्णांकवाची और एक होता है अपूर्णांकवाची। जब संख्या पूर्णांक के रूप में व्यक्त की जाती है जैसे 1, 2, 3, 4 तो इसको कहते हैं पूर्णांकवाची, और दूसरा होता है अपूर्णांकवाची जब संख्या को दशमलव के मान में प्रदर्शित किया जाता है जैसे 1.5, 2.5 तो ये क्या होता है? अपूर्णांकवाची होता है। इसका दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है क्रमवाचक विशेषण। जब आप किसी क्रम के रूप में प्रदर्शित करते हैं संख्याओं को तो उसे कहा जाता है क्रमवाची विशेषण। जैसे उदाहरण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगला प्रकार होता है आवृत्तिवाचक विशेषण, यानी जब स्वयं की पुनरावृत्ति को प्रदर्शित कर रहा हो तो उसे कहा जाता है आवृत्तिवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण के तौर पर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये सभी किसके उदाहरण है? आवृत्तिवाचक विशेषण के। अगला होता है समुदायवाची विशेषण। इसमें क्या होता है? इसमें समेकित भाव या किसी समूह के भाव को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हम कहते हैं 5 बहनें, 4 भाई। ठीक है। तो ये किसके उदाहरण है? समुदायवाची विशेषण के उदाहरण है। ठीक है। और ये जितने प्रकार हमने आपको बताया ये सभी संख्यावाचक विशेषण के प्रकार होते हैं। क्लियर हो गया? अगला है परिमाण बोधक विशेषण। याद रखिएगा, जब विशेषण पद का जो संख्यात्मक मान है वो किसी वस्तु की मात्रा का बोध कराता है तो उसे कहा जाता है परिमाणवाचक विशेषण या परिमाण बोधक विशेषण। जैसे उदाहरण के तौर पे 2 शेर, सब धन, 10 हाथ, 4 गज, या पाव भर, शेर भर, मन भर, ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सभी परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7 पूछा जा रहा है कि चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। चंद्रहास का पर्यायवाची होता है तलवार। ठीक है। यानी प्रश्न संख्या 7 का विकल्प बी सही होगा। यदि हम चंद्रहास यानी तलवार के अन्य पर्यायवाची शब्द को देखें तो इसमें करवाल, खड़ग, असी, कटार, कृपाण, ये सभी शब्द आते हैं। जो विकल्प ए में तीर शब्द दिया है इसके पर्यायवाची शब्द को देखें तो आशुग, ईशु, नाराज, शर, शायक और बाण, ये सभी शब्द तीर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला जो विकल्प सी में भाला शब्द है इसके पर्यायवाची शब्द को देखें तो बर्छा, कुंत, शलाका, ये सभी किसके पर्यायवाची है? भाला के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां जो प्रश्न संख्या 8 का विकल्प बी है अचार,
ये शब्द विशेषण नहीं है, जबकि अकूत, अकर्ण और अचंड ये सभी विशेषण शब्द हैं। इस प्रकार प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब होगा विकल्प बी। जब भी आपको प्रश्न में नहीं शब्द का प्रयोग हो तो वहां पर आप थोड़ा सा उसको अलर्ट होकर उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहां पर बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहां पर विशेषण के प्रकार की चर्चा की गई है। पूर्व के प्रश्न में मैंने इसको 360 डिग्री में विस्तार से इसकी चर्चा की है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्रश्न संख्या 9 में 100 गुना लंबा विशेषण का कौन सा भेद है। ठीक है, मैंने अभी पूर्व के एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था कि जो संख्यावाचक विशेषण है, इसके जब मैंने प्रकार को बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था आवृत्तिवाचक विशेषण, और कहा था कि जब स्वयं की पुनरावृत्ति कराने का बोध प्रकट होने लगे तो उसे कहा जाता है आवृत्तिवाची विशेषण। जैसे उदाहरण के स्वरूप में मैंने आपको बताया था 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। इसी प्रकार इस प्रश्न में पूछ रहा है कि 100 गुना का जो विशेषण है ये किसका भेद है, तो आपका सीधा जवाब क्या होगा, आवृत्तिवाचक विशेषण का। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा विकल्प सी। जब आप पूर्व में किसी प्रश्न के एक्सप्लेनेशन को विस्तार में देखते हैं और जब उसका इंप्लीमेंटेशन आता है और उसका आप सही इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो वो आपके कॉन्फिडेंस को और बिल्डअप करता है। आपको अपनी तैयारी इस प्रकार से करनी होगी कि जो 60 नंबर का ये प्रश्न पत्र होता है इसमें आपके कम से कम 55 प्लस सही अंक आने चाहिए, तभी आपका प्रारंभिक परीक्षा में चयन आसान हो सकता है। ठीक है, अगला देखिए, ये पूर्व में ही आपको प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में पढ़ाया जा चुका है। अगला है प्रश्न संख्या 10। पूछा जा रहा है कि सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या है, तो आपका सही जवाब होगा सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहा जाता है। यानी प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। यदि हम अन्य वाक्यांशों को देखें तो जो सबको समान भाव से देखता हो उसे समदर्शी कहा जाता है। ठीक है, जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है साक्षर, यानी साक्षर उसे कहते हैं जो अक्षरों को पढ़ना और लिखना जानता हो। अगला वाक्यांश है जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो उसको कहते हैं स्वयंभू। इसी प्रकार अगला है जो सब काम अपने भरोसे करता है उसको कहा जाता है स्वावलंबी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 11। पूछा जा रहा है कि इनमें से प्रथम का जो उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है वो क्या है, यानी यहां पर प्रथम का आपको सही विलोम शब्द पूछा जा रहा है, तो आपका सही जवाब होगा यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा, अंतिम। यानी प्रथम का विलोम क्या होगा, अंतिम। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब होगा विकल्प सी। यदि हम अन्य शब्द के विलोम को देखें तो यहां पर आप देखिए प्रधान का विलोम होता है गौण, प्रथम का विलोम अभी आपने देखा अंतिम, प्रत्यक्ष का विलोम होगा अप्रत्यक्ष, और प्रवर का विलोम होगा अवर। याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 12। यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है उसका चयन करना है आपको। तो चलिए, जो विकल्प ए में वाक्य दिया है उसको देखिए, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। ये जो वाक्य है ये अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है, उसने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। ठीक है, ये सही शुद्ध होना चाहिए। अगला है विकल्प बी में देखिए, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। ये बिल्कुल शुद्ध है, यानी प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी। जरा अन्य विकल्प को भी देख लीजिए, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। यहां पर समस्त का भी प्रयोग हुआ है और प्राणी मात्र का भी प्रयोग हुआ है, ये दोनों प्रयोग एक साथ नहीं संभव है, इसलिए ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, प्राणी मात्र का कल्याण करो, समस्त हट जाएगा। अगला है डी विकल्प में दिया है आपकी आयु 40 वर्ष है। तो यहां पर देखिए, ये जो आपकी आयु 40 वर्ष लिखा है यहां होना चाहिए आपकी अवस्था 40 वर्ष है, तब ये शुद्ध होगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 12 का विकल्प बी सही हो जाएगा, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये बिल्कुल शुद्ध है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13 देखिए, पूछ रहा है कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द का प्रयोग क्या होता है, तो आपका सही जवाब होगा यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा, रिक्त। यानी जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति होती है उसे कहा जाता है रिक्त, एक शब्द में। यानी प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब होगा विकल्प सी। यहां जो अन्य विकल्प दिए गए हैं इनके भी जरा अर्थ को समझिए। यहां पर देखिए, जो विकल्प ए में धरोहर लिखा था इसका मतलब होता है किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को एक शब्द में धरोहर कहा जाता है। इसी प्रकार जो परिसंपत्ति होता है इसका मतलब होता है वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो उसको एक शब्द में परिसंपत्ति कहा जाता है। ये दोनों बातें याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14 पूछ रहा है कि चोर का पर्यायवाची शब्द है। चोर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, खनक। यानी प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब होगा विकल्प ए, खनक। यदि हम चोर के अन्य पर्यायवाची को देखें तो इसमें दस्यु, रजनीचर, खनक, मोशक, तस्कर, कुंभिल और कंभिज होता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। अगला है उदक।
जो विकल्प बी में दिया है, जरा इसके भी अन्य पर्यायवाची को देखिए। पानी, नीर, सलिल, अंबु, तोय, पय, अमृत, सारंग, ये किसके पर्यायवाची हैं? उदक के। यदि विकल्प सी में दिए गए शब्द धूसर को देखें तो इसके पर्यायवाची होगा गधा, खर, गर्दभ, वैशाख नंदन, राशभ, चक्रीवान और गधा। ठीक है, याद रखेंगे इन पर्यायवाची को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15। पूछा जा रहा है कि ये जो पांडु शब्द है ये विशेषण की दृष्टि से है, तो आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, विशेषण और विशेष दोनों। यानी जो पांडु शब्द है ये विशेषण और विशेष दोनों है। अभी हमने आपको पूर्व के प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में बताया है कि विशेषण शब्द वह होता है जो किसी की विशेषता को बताता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उस शब्द को कहा जाता है विशेषण। ठीक है, यानी यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 16। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक वर्तनी के दृष्टिकोण से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो आपका यहां पे सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। कवयित्री, ये बिल्कुल सही है वर्तनी के दृष्टिकोण से, यानी प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब होगा विकल्प सी। यदि हम अन्य अशुद्ध शब्द के शुद्ध रूप को देखें तो जैसे नुपुर लिखा है, न में बड़े उ की मात्रा होती है, प में छोटे उ की मात्रा और र होता है, ये नुपुर का शुद्ध रूप है। यदि हम स्मरण की बात करें तो इसमें आधा श छोटा वाला और म और र और ड़ होता है, और इसको कहते हैं स्मरण, ये शुद्ध रूप है। अगला दिया है परिस्थिति। परिस्थिति का जो शुद्ध रूप होता है वो प र में छोटी की मात्रा, आधा छोटा श, फिर थ छोटी की मात्रा लगती है और त में छोटी की मात्रा, और इस प्रकार से बनता है परिस्थिति, ये शुद्ध रूप है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17। पूछ रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो यहां पर विकल्प सी देखिए, परीक्षा शब्द जो है ये वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब होगा विकल्प सी। जरा अन्य जो अशुद्ध शब्द हैं उनके शुद्ध रूप को देखिए। जैसे अगर आपसे कहा जाए प्रतियुत, तो याद रखिएगा इसमें त में हलंत नहीं होता है, जबकि अगर भाग्यवान लिखा हो तो उसमें न में हलंत होगा, विधिवत में त में हलंत होगा, श्रीमान में न में हलंत होगा, ये शुद्ध रूप है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 18। पूछा जा रहा है कि बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होता है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? निर्निमेष। यानी प्रश्न संख्या 18 का विकल्प डी आपका सही जवाब होगा। निर्निमेष कहा जाता है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द को। यदि हम अन्य को देखें तो तर्क के द्वारा जो सम्मत हो उसके लिए एक शब्द होता है तर्क सम्मत। इसी प्रकार जिसे नहीं जीता जा सके इसके लिए एक शब्द होता है अजेय। जो अनुकरण करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द होता है अनुकरणीय, याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 19 को देखिए। यह पूछा जा रहा है अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, यानी अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा, तो यहां आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, विरक्ति। यानी अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? विरक्ति होगा। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब होगा विकल्प सी। जरा अन्य शब्द के विलोम को भी देखिए। विकल्प ए में आसक्ति लिखा हुआ है, इसका विलोम होता है अनासक्ति। इसी प्रकार से जो विकल्प डी में लिखा है प्रकृति, इसका विलोम होता है विकृति। अनेकता का विलोम होता है एकता, और अपकार का विलोम होता है उपकार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। यह पूछा जा रहा है कि जो ये 4 विकल्प हैं इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो चलिए पहला विकल्प देखिए। लिखा है मैं अनेकों बार विदेश गया, ये वाक्य अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि यहां पर अनेकों शब्द का प्रयोग किया गया है, यहां पर क्या होना चाहिए? अनेक होना चाहिए, तो ये क्या शुद्ध रूप हो जाएगा? मैं अनेक बार विदेश गया। अगला विकल्प देखिए, बी दिया है इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। याद रखिएगा, जब भी किसी भी वस्तु के मूल्य को की बात होती है तो उसे नापा नहीं, उसे आंका जाता है। ठीक है, तो यहां पर शुद्ध रूप क्या होगा? इस हीरे का मूल्य आंका नहीं जा सकता। क्लियर है? अगला देखिए, विकल्प सी लिखा है कि बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब होगा विकल्प सी। जरा डी विकल्प को भी देख लीजिए। लिखा है आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। देखिए यहां पर केवल भी लिखा हुआ है और इतना ही लिखा हुआ है, इन दोनों शब्द का मतलब लगभग समान होता है, इसलिए यहां पर केवल शब्द का प्रयोग नहीं होगा। यहां पर क्या होगा? आप इतना ही काम कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार जो सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 21 देखिए। पूछा जा रहा है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपका जवाब होगा जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब होगा विकल्प बी। क्लियर है? जरा अन्य उदाहरण को भी देखिए। आस्था रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? आस्थावान, जो कि विकल्प ए में दिया है। विश्वास किए जाने योग्य जो हो उसको विश्वासी कहते हैं, जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है। जो आग्रह सत्य हो उसे क्या कहते हैं? सत्याग्रह। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 22।
पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से विशेष शब्द है, तो विशेष शब्द कौन सा है? तो याद रखिएगा, मैंने अभी पूर्व में ही आपको बताया था, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष शब्द कहा जाता है। यहां पर विकल्प डी आपका सही जवाब होगा। मानस जो है ये विशेष शब्द है, और जो अन्य शब्द दिए गए हैं ये क्या है? विशेषण है। ठीक है, यहां पर प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 23 पूछा जा रहा है कि अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, यानी अनुग्रह का सही विलोम क्या होगा। तो याद रखिएगा, अनुग्रह का विलोम सही होगा विग्रह, यानी प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अनुग्रह का विलोम क्या होगा? विग्रह। यदि हम अन्य विकल्प को देखें तो यहां पर विकल्प बी में देखिए आग्रह लिखा है, इसका सही विलोम होगा अनाग्रह। विकल्प सी में परिग्रह लिखा है, इसका सही विलोम होगा अपरिग्रह। विकल्प डी में लिखा है संग्रह, संग्रह का सही विलोम क्या होगा? विग्रह। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में पूछा जा रहा है कि विलोम शब्द की दृष्टि से इसमें से कौन सा सही युग्म है। ठीक है, यानी यहां जो 4 युग्म दिए गए हैं इसमें कौन सा आपस में विलोम शब्द का भाव प्रकट कर रहा है। तो यहां पर आप देखिए विकल्प डी लिखा है आदृत, और उसका विलोम होगा तिरस्कृत। जैसे आदर का विलोम आप तिरस्कार पढ़ते हैं, उसी प्रकार से आदृत का विलोम होगा तिरस्कृत। इस प्रकार प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, यदि हम अन्य शब्द के विलोम को देखें तो आपत्ति का विलोम होगा संपत्ति, अवर्षण का विलोम होगा वर्षण, गणतंत्र का विलोम होगा राजतंत्र, स्त्री का विलोम होगा पुरुष, और गुण का विलोम होगा अवगुण। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि तत्सम शब्द क्या होता है? जो संस्कृत का शब्द हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होता है उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। तो याद रखिएगा, यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। हाथी का जो तत्सम रूप होता है वो होता है हस्ती। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब होगा विकल्प सी। ठीक है, यदि हम अन्य तत्सम तद्भव के उदाहरण को देखें तो विकल्प ए में जो हाथ शब्द लिखा है ये एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा हस्त। विकल्प बी में जो हार शब्द है ये तद्भव है, इसका तत्सम होगा हारी। विकल्प डी में जो हंसी शब्द है ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा हास्य। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 26 पूछ रहा है कि आधुनिक का विलोम क्या है। तो आधुनिक का विलोम होगा प्राचीन। इस प्रकार प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब होगा विकल्प सी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो प्राचीन शब्द है इसके आधुनिक के अलावा अगर अन्य विलोम को देखें तो इसका विलोम नवीन भी होगा और अर्वाचीन भी होगा। इस बात को भी आप याद रखेंगे। दूसरी बात, यदि आप विकल्प ए में देखें शब्द को तो लिखा है समीचीन। समीचीन शब्द का जो विलोम होगा वो होगा असमीचीन। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 27 पूछा जा रहा है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है। तो आपका सही जवाब होगा युधिष्ठिर। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब होगा विकल्प सी युधिष्ठिर। इसको कहा जाता है युद्ध में स्थिर रहने वाले के लिए। यदि हम अन्य को देखें तो इसमें जो क्षमा न किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अक्षम्य। इसी प्रकार जिसका जन्म पसीने से हुआ हो उसको क्या कहते हैं? स्वेदज कहा जाता है। इसी प्रकार अगला है जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द होता है सुग्रीव। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 28 पूछा जा रहा है कि जीव का पर्यायवाची है। तो जीव का पर्यायवाची इसमें क्या सही होगा? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी रसना। ठीक है, यदि हम जीव के अन्य पर्यायवाची को देखें तो जिह्वा, रसज्ञा, रसिका, जबान, ये सभी जीव के अन्य पर्यायवाची हैं। और याद रखिएगा जीव का पर्यायवाची रसना भी होता है। यदि हम विकल्प ए में देखें वचन शब्द को तो इसका पर्यायवाची होता है आश्वासन, वादा, प्रण, प्रतिज्ञा। विकल्प सी में जो ध्वनि शब्द है इसका पर्यायवाची होगा नाद, रव, स्वर, ताल, आवाज। विकल्प डी में जो जीव शब्द है इसका पर्यायवाची होगा रूह, प्राण, आत्मा, जीवात्मा। याद रखेंगे इन्हें। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29 पूछा जा रहा है कि प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। अभी मैंने पूर्व के प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था कि जो विशेषण शब्द होता है ये किसी की विशेषता को बताता है और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ये जो प्रश्न है ये विशेषण और विशेष्य की स्थिति से संबंधित प्रश्न है। अब यहां पर देखिए दो स्थिति बनती है। पहली स्थिति में विशेषण शब्द पहले आता है और विशेष्य शब्द बाद में आता है। उदाहरण देखिए, यदि आपसे कहा जाए मीठा आम, तो यहां पर मीठा क्या है? विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? आम की। तो आम क्या हो गया? विशेष्य हो गया। इसका मतलब यह है कि यहां पर विशेषण पहले है और विशेष्य बाद में है। इस स्थिति में जो
इसका प्रयोग होता है शब्द का, उसे कहा जाता है विशेषण विशेष्य, या दूसरा इसको कहते हैं उद्देश्य विशेषण। ठीक है, जब ऐसी स्थिति हो तो उसे कहते हैं विशेषण विशेष्य या उद्देश्य विशेषण। जो दूसरी स्थिति बनती है उसमें जो आपका विशेषण शब्द है वो बाद में होता है विशेष्य के, यानी पहले विशेष्य होता है उसके बाद में विशेषण होता है। जरा इसको भी उदाहरण से समझिए। इसी उदाहरण को यदि मैं ऐसे कहूं कि आम मीठा था, तो यहां पर आम क्या है? विशेष्य है, मीठा विशेषण है। लेकिन यहां पर स्थिति बदल गई है, यहां पर पहले विशेष्य है बाद में विशेषण रखा गया है। इस स्थिति को कहा जाता है विधेय विशेषण। क्लियर है? अब जरा आइए मूल प्रश्न पर। यहां क्या कहा जा रहा है? प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। काला किसकी विशेषता बता रहा है? घोड़े की। यानी काला क्या है? विशेषण, और घोड़ा क्या है? विशेष्य। इसका मतलब यह है कि यहां पर विशेषण बाद में प्रयोग हुआ है विशेष्य के। इसका मतलब स्थिति दूसरी बन रही है। यह क्या कहा जाएगा? विधेय विशेषण कहा जाएगा। यानी प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब होगा विकल्प सी, विधेय विशेषण। ठीक है, जिनको नहीं पता होगा वो अलग से एक नोट्स में नोट डाउन करते हुए चलेंगे, जितने भी अतिरिक्त एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब होगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 30 देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। इसमें जो 10वां शब्द है ये किस प्रकार का विशेषण शब्द है? मैंने अभी पूर्व के एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में आपको संख्यावाचक विशेषण के प्रकार को एक्सप्लेन किया था। देखिए वहां पर जो एक्सप्लेन किया गया था उसको अब इंप्लीमेंट करने का वक्त है। जब आप इसका सही इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होगा। मैंने आपको बताया था कि जब संख्याओं के बढ़ने या घटने का एक क्रम दिखाई देता है तो उसको कहा जाता है क्रमवाची विशेषण। यहां पर देखिए 10वां शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये एक क्रम बता रहा है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी प्रकार से 10वां। ये क्या है? एक क्रमवाची विशेषण है। इसलिए आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण है 10वां शब्द। क्लियर है? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए, इन सभी अन्य विशेषण को मैंने पूर्व में ही पहले एक्सप्लेन कर दिया था। यहां पर आप प्रत्येक बोधक विशेषण को भी याद रखेंगे। संख्यावाचक विशेषण के प्रकार में जो प्रत्येक बोधक विशेषण होता है ये वो विशेषण पद है जिससे एकल होने का भाव विशेषण द्वारा प्रदर्शित होता है, उसे कहा जाता है प्रत्येक बोधक विशेषण। जैसे प्रत्येक हो गया, हर एक हो गया, दो दो हो गया, ठीक है, एक एक हो गया, ये सभी क्या है? प्रत्येक बोधक विशेषण है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 31 पूछा जा रहा है कि तिमिर का पर्यायवाची है। तो तिमिर का पर्यायवाची क्या होता है? अंधकार होता है। इसलिए प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। यदि हम तिमिर के अन्य पर्यायवाची को देखें तो तिमिर का अन्य पर्यायवाची तम है, अंधेरा है, तमिस्त्र है। अगर विकल्प बी में जो रात्रि शब्द दिया है इसके पर्यायवाची को देखें तो रात होगा, निशा होगा, विभावरी होगा, निशीथ होगा, यामिनी होगा, सरवरी होगा। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? रात्रि के पर्यायवाची हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है सूर्य का पर्यायवाची, जो कि विकल्प सी में दिया है। तो सूर्य के पर्यायवाची में सूरज होगा, रवि होगा, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, अंशुमाली और भास्कर, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। यदि हम प्रकाश के पर्यायवाची की बात करें तो प्रभा, ज्योति, उजाला और रोशनी, ये सभी प्रकाश के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 32 को देखिए, पूछ रहा है कि हुताशन का सही पर्यायवाची क्या होगा? तो याद रखिएगा हुताशन का पर्यायवाची होता है अग्नि। ठीक है, यानी अग्नि का पर्यायवाची है हुताशन। यानी प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब होगा विकल्प बी। यदि हम अग्नि के अन्य पर्यायवाची को देखें तो आग, पावक, दहन, अनल, ठीक है, ये भी क्या है? अग्नि के पर्यायवाची है। यहां जो अनल शब्द है ये कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा ये अग्नि का पर्यायवाची है। और यदि आपसे अनिल पूछा जाए तब आप कहेंगे कि वो हवा का पर्यायवाची है। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है आयोग के द्वारा, लेकिन अब आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। अनल का मतलब होता है अग्नि और अनिल का मतलब होता है हवा। जरा निर्धन के पर्यायवाची को देख लीजिए। निर्धन का पर्यायवाची गरीब या विपन्न होता है। यदि हम अखंड के पर्यायवाची को देखें तो अक्षय, अक्षुण और अभंग होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 33 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? यानी इसमें अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो यहां देखिए पहला विकल्प जो है याज्ञवल्क्य लिखा है, यही अशुद्ध लिखा हुआ है, जबकि सदृश, हस्तक्षेप और गृहिणी ये बिल्कुल शुद्ध है। यदि हम याज्ञवल्क्य के शुद्ध रूप को देखें तो ये याज्ञवल्क्य होता है। ठीक है, यानी याज्ञ व आधा ल आधा क और य होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको, याज्ञवल्क्य होता है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 34 पूछा जा रहा है कि चौथा का तत्सम शब्द है। ठीक है, आप सभी को पता है कि तत्सम शब्द क्या होता है? संस्कृत का वह शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होता है उसको तत्सम कहते हैं। तो यहां पर चौथा का तत्सम होगा चतुर्थ।
ठीक है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा आपका 34 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 35। पूछा जा रहा है कि घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द क्या है। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो घोड़ा शब्द है इसका तत्सम क्या होगा, यानी इसका संस्कृत रूप वाला शब्द क्या होगा, तो आपका सही जवाब होगा घोटक, यानी 35 का सही जवाब होगा विकल्प बी सही हो जाएगा यहां पर। ठीक है, और यदि हम घोड़े के पर्यायवाची को देखें तो अश्व, बाजी और तुरंग ये घोड़े का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 36। पूछा जा रहा है कि आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या है, यानी आवर्तक का विलोम शब्द पूछा जा रहा है आपसे, तो आपका सही जवाब क्या होगा, अनावर्तक, यानी प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब होगा विकल्प बी। ठीक है, यहां जो अन्य विकल्प दिए गए हैं उनके भी जरा विलोम को देख लीजिए। विकल्प ए में लिखा है प्रवर्तक, जो प्रवर्तक शब्द है इसका विपरीतार्थक शब्द होता है अप्रवर्तक। आवृत का विलोम होता है अनावृत, प्रकर्ष का विलोम होता है अपकर्ष, और आज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। ठीक है, याद रखिएगा, ये आज्ञ का विलोम विज्ञ कई बार पूछा जा चुका है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 37। पूछा जा रहा है कि जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपका सही जवाब क्या होगा, विशेषज्ञ उसे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 38। पूछा जा रहा है कि बिजली का पर्याय है, तो बिजली का पर्याय क्या है, तो आपका सही जवाब होगा दामिनी। ठीक है, यानी यहां पर बिजली का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो आपका सही जवाब होगा दामिनी, विकल्प डी सही हो जाएगा 38 का। यदि हम बिजली के अन्य पर्यायवाची को देखें तो चपला, चंचला, तड़ित, सौदामिनी ये सभी क्या है, बिजली के पर्यायवाची हैं। दामिनी भी याद रखेंगे। अगला है जो विकल्प बी में लिखा है तनया, इसका पर्यायवाची क्या है, आत्मजा, श्रुता, दुहिता, पुत्री, यानी तनया किसका पर्यायवाची होता है, पुत्री का। ठीक है, विकल्प ए में जो शर्वरी लिखा है ये पर्यायवाची है रात्रि का। ठीक है, यानी इसका अन्य पर्यायवाची देखें तो रात्रि, रात, रजनी, निशीथ, क्षणदा। ठीक है, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, रात्रि के। शर्वरी भी याद रखेंगे। अगला है रमणी, जो विकल्प सी में दिया है इसका पर्यायवाची देखिए तो सुंदरी, नारी, स्त्री, कांता, वनीता, अबला, कामिनी ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, रमणी के पर्यायवाची हैं, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 39 देखिए। पूछा जा रहा है कि अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो याद रखिएगा अपर्णा का पर्यायवाची होता है, विकल्प डी सही हो जाएगा पार्वती। ठीक है, अपर्णा का सही पर्यायवाची क्या होता है, पार्वती होता है, तो डी विकल्प यहां पर आपका सही हो जाएगा। यदि हम पार्वती के अन्य पर्यायवाची को देखें तो इसमें गौरी, गिरिजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी ये सभी क्या हैं, पार्वती के अन्य पर्यायवाची अर्थात अपर्णा के अन्य पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, अगर हम स्त्री के अन्य पर्यायवाची को देखें तो स्त्री का अन्य पर्यायवाची होता है वनिता, कांता, रमणी, नारी और अबला। ठीक है, यदि हम आराधना के अन्य पर्यायवाची को देखें तो प्रार्थना, पूजा, अर्चना होता है। यदि हम देवांगना के अन्य पर्यायवाची को देखें तो मेनका, देवबाला और अप्सरा होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 40। पूछ रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। यहां पर जो चंचरीक शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा, भ्रमर। ठीक है, यानी भ्रमर का पर्यायवाची होता है चंचरीक, यानी प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब होगा विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, यदि हम भ्रमर के अन्य पर्यायवाची को देखें तो भौरा, लंपट, मधुप, कामुक, अली, षष्ठपद, मधुकर, द्विरेफ। ठीक है, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, भ्रमर के, यानी भौरा के पर्यायवाची हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जिसका पर्यायवाची कई बार पूछा जा चुका है। यदि हम अन्य पर्यायवाची को देखें तो यदि हम हवा के पर्यायवाची को देखें तो पवन, अनिल, समीर, वायु, बयार ये सभी हवा के पर्यायवाची हैं। अनिल की चर्चा अभी हमने आपको पहले अनल के कंपेयर में की थी। अनल का मतलब होता है आग, अग्नि। अगला है मित्र, मित्र का जो पर्यायवाची है वो सखा, दोस्त, सहचर, सुहृदय, संघी। ठीक है, ये किसका, मित्र का पर्यायवाची है। अगला है पुत्र, पुत्र के पर्यायवाची को अगर आप देखें तो पूत होता है, तनय होता है, लाल होता है, छोरा होता है, आत्मज होता है। ठीक है, ये किसका पर्यायवाची है, पुत्र का। अगला देखिए प्रश्न संख्या 41। गोधूम का तद्भव शब्द क्या है, याद रखिएगा ये जो गोधूम शब्द है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा गेहूं, यानी प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब होगा विकल्प सी, यानी गोधूम का जो तद्भव होगा वो गेहूं होगा। यदि हम विकल्प ए में जो गोद शब्द दिया है इसकी बात करें तो ये एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम है वो गोत्र होगा। इसी प्रकार विकल्प बी में जो गोद शब्द है ये तद्भव शब्द है और गोद का तत्सम शब्द होगा
क्रोध। यदि हम बात करें विकल्प डी में गोह शब्द की, तो ये एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा गोधा, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 42, पूछा जा रहा है कि कोई आदमी आया है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है। देखिए इस वाक्य से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कौन आदमी आया है, कोई आदमी आया है, ठीक है। तो ये किस प्रकार का विशेषण है, ये अनिश्चयवाचक विशेषण है। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अनिश्चयवाचक विशेषण वो होता है जो अनिश्चितता का भाव प्रकट करता है, ठीक है। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है, कल स्कूल में लगभग 40 विद्यार्थी उपस्थित थे, ठीक है। तो यहां पर लगभग शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। निश्चय भाव प्रकट नहीं हो रहा है, ठीक है, कि निश्चित संख्या नहीं आ रही है, ठीक है। अगला देखिए, गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या है, यानी गौरव का विपरीत अर्थ यानी विलोम शब्द क्या होगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा, लाघव, ठीक है। गौरव का विलोम क्या होगा, लाघव, यानी प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब होगा विकल्प बी, ठीक है। जरा अन्य शब्द के विलोम शब्द को देख लीजिए। जैसे विकल्प ए में लिखा है वैभव, वैभव का विलोम क्या होगा, दैन्य या दारिद्र्य, ठीक है, याद रखेंगे। विकल्प सी में पराभव शब्द का प्रयोग हुआ है, तो पराभव का विलोम क्या होगा, विभव होगा, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 44, देखिए पूछ रहा है कि अमृत का विलोम है, तो अमृत का विलोम क्या होगा, तो आपका सही जवाब होगा विष, ठीक है। अमृत का विलोम क्या होगा, विष होगा, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। यदि हम अन्य शब्द के विलोम को देखें, तो जो मधुर शब्द है इसका विलोम होता है कटु या कर्कश। इसी प्रकार जो पीयूष शब्द है इसका विलोम क्या होता है, विष होता है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो अमृत है ये पीयूष का पर्यायवाची है, ठीक है। इसलिए अमृत और पीयूष दोनों का विलोम शब्द क्या होगा, विष होगा। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 45, देखिए पूछा जा रहा है कि सदाचार का विलोम है, तो सदाचार का विलोम क्या होगा, कदाचार होगा। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए, जरा अन्य शब्द के विलोम को देखिए। आचार का विलोम क्या होगा, अनाचार। अपराध का विलोम क्या होगा, निरपराध। अन्याय का विलोम क्या होगा, न्याय, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 46, देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी में जो गयंद शब्द है ये क्या है, तद्भव शब्द है। याद रखिएगा ये जो गयंद शब्द है इसका अर्थ होता है गजेंद्र या हाथी। और अभी आपने पिछले प्रश्न में पढ़ा है कि हाथी का तत्सम शब्द क्या होता है, हस्ती होता है, ठीक है। तो यहां प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। यदि हम अन्य तत्सम तद्भव को देखें, तो विकल्प ए में अंगना शब्द लिखा हुआ है। ये जो अंगना है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है आंगन। इसी प्रकार विकल्प डी में जो वानर शब्द लिखा है ये क्या है, तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा बंदर, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 47, देखिए पूछा जा रहा है कि जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है, तो आपका सही जवाब होगा परिमेय, ठीक है। यानी यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा जो अपरिमेय होता है उसका अर्थ होता है जो तोला न जा सके, ठीक है। यानी जिसकी माप न की जा सके वो अपरिमेय और जिसकी माप की जा सके उसे परिमेय कहते हैं, ठीक है। तो यह आप कह दें कि जिसकी माप की जा सकती है या जिसे तोला जा सकता है उसको परिमेय, और जिसकी माप नहीं की जा सकती है या जिसको तोला नहीं जा सकता है उसे अपरिमेय कहते हैं। अगला है अनुमेय। अनुमेय का मतलब क्या है, अनुमान करने योग्य। अगला है विनिमय। विनिमय का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना, यह विनिमय कहलाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, पूछा जा रहा है कि कम बोलने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपका सही जवाब होगा मितभाषी। यानी कम बोलने वाले के लिए एक शब्द होता है मितभाषी, यानी 48 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न, यहां पर कुछ अन्य विकल्प को और देख लीजिए। जो अधिक बोलने वाला है उसको बहुभाषी कहते हैं। यहां पर याद रखिएगा ये जो अधिक बोलने वाला होता है इसको वाचाल कहते हैं। वह व्यक्ति जो अधिक बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए भी वाचाल शब्द का प्रयोग होता है। अगला है मधुर बोलने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है मृदुभाषी, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 49, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को चुनिए। तो यहां पर विकल्प बी देखिए, बांझ शब्द का प्रयोग हुआ है। बांझ शब्द तद्भव शब्द होता है, इसलिए 49 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि बांझ शब्द का तत्सम क्या होता है। तो याद रखिएगा यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। बांझ शब्द का सही तत्सम होता है वंध्या, ठीक है। कैसे लिखा जाता है, व आधा न आधा ध और य पे आ की मात्रा वंध्या, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 50, पूछा जा रहा है कि जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो उसको कहते हैं जिसकी आशा न की गई हो उसको कहते हैं अप्रत्याशित, ठीक है। यानी 50 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा, अप्रत्याशित, ठीक है।
अगला देखिए, जो आशा से अधिक हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसको कहते हैं आशातीत। ठीक है, यानी जिसकी आशा न की गई हो वो अप्रत्याशित होता है, जो आशा से अधिक हो उसको कहते हैं आशातीत, जो विकल्प ए में दिया गया है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 51 को देखिए, पूछा जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहां पर विकल्प बी देखिए, अधीन लिखा हुआ है, यानी ध में बड़ी ई की मात्रा होगी और अ होगा, तो यहां पर अधीन बिल्कुल सही है, विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है। तो आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, दाढ़ी शब्द जो है ये एक तद्भव शब्द होता है। यदि इसका तत्सम पूछा जाए तो अब आपका जवाब होगा दंष्ट्रिका। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 53, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, यहां पर विकल्प डी देखिए, यौवन शब्द जो है ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है, बाकी जो शब्द दिए गए हैं ये सभी तद्भव हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 54, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहां पर नहीं पर गौर करेंगे तो यहां पर देखिए जो विकल्प सी है वो लिखा है अचल। अचल जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं होता है। जो अन्य विकल्प हैं जैसे इला, अचला या अवनी, ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। 54 का सही जवाब होगा विकल्प सी। यदि हम अचल शब्द के पर्यायवाची की बात करें तो इसका पर्यायवाची होता है अविचल, अटल, अडिग, दृढ़। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 55, पूछा जा रहा है कि एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वो कौन सा है। तो आपका सही जवाब होगा यहां पर पहला विकल्प जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर ये अशुद्ध है, लिखा है सुंदरी लड़की। ठीक है, तो यहां पर सुंदरी नहीं होता है, सुंदर लड़की होता है। ठीक है, तो ये गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है, इसलिए 55 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 56, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है, पंक्ति है। ठीक है, ये जो पंक्ति है ये क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, और जो अन्य विकल्प दिए गए हैं जैसे पंख हो गया, 15 हो गया, पंगत हो गया, ये सभी क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है, अगला देखिए, यानी यहां पर ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 57 में पूछा जा रहा है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहां पर विकल्प डी देखिए, अनुकूल लिखा है, यानी न में छोटे ओ की मात्रा और क में बड़े ओ की मात्रा, यानी अनुकूल, ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है, इसलिए 57 का सही जवाब होगा विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। यहां पर जो अन्य अशुद्ध शब्द हैं जरा उनके शुद्ध को देखिए, रचयिता, रचयिता में य में छोटी की मात्रा होती है, ये बात याद रखेंगे। अगला है अनाधिकार, ये अशुद्ध है, अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है, यानी न में आ की मात्रा नहीं होती है, अनधिकार होता है। यदि हम चिन्ह की बात करें तो यह ह में न लगता है। ठीक है, तो यहां पर ये इसका शुद्ध हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 58, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, तो जरा पहला वाक्य देखिए, लिखा है उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ठीक है, तो ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। अगर इसका मतलब क्या हो गया, 58 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगर हम अगले विकल्प को भी देख लें, जैसे बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है। ठीक है, ये गलत है, क्यों, क्योंकि यहां पर हो जाएगा पानी पीते हैं। ठीक है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। अगला है उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, आपत्ति प्रकट नहीं की, आपत्ति की, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, ये शुद्ध होगा। अगला है तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तमाम देश भर में नहीं, संपूर्ण देश में यह बात फैल गई, ये इसका शुद्ध होगा। इस प्रकार 58 का सही शुद्ध वाक्य है ए विकल्प, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 59, पूछा जा रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, तो यहां पर विकल्प सी देखिए, प्रामाणिक लिखा हुआ है, ये बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, यानी 59 का सही जवाब होगा विकल्प सी। जरा अन्य अशुद्ध शब्द के शुद्ध शब्द को देखिए, पूजनीय लिखा हुआ है विकल्प ए में, तो ये पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। ठीक है, यहां पर आधा ज और य नहीं होगा, पूजनीय होगा। इसी प्रकार से जो तत्कालिक लिखा हुआ है इसका शुद्ध होता है तात्कालिक, यानी जो त है उसमें आ की मात्रा होगी, फिर आधा त और क पे आ की मात्रा और लिख होगा, इस प्रकार तात्कालिक शुद्ध होता है। अगला है पैतृक, इसमें त्र में री की मात्रा लगी होती है, ये शुद्ध होता है पैतृक। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 60 और आज के इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं। तो इस बात को कई बार स्पष्ट किया गया है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष से कहा जाता है। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब होगा विकल्प बी, और जो विशेषता बताता है सब उसको क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है,
क्लियर है? इस प्रकार प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब होगा विकल्प बी। इस प्रकार जो भी प्रीवियस प्रश्न है वो चाहे प्री के हों या मेंस के हों, जो भी बहुविकल्पी प्रश्न है उनको संपूर्ण विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। आप अपनी तैयारी को सतत अब जारी रखेंगे, प्रारंभ कर देंगे, नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करेंगे कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे। हाँ, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि आयोग को कैलेंडर जारी करके ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए कि परीक्षा किस तिथि को कराई जाएगी, ताकि एक माइंडसेट हो जाता है तैयारी का। लेकिन आप अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दें, आयोग जल्द ही अपना कैलेंडर जारी करके इसे स्पष्ट करेगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।